नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। चुनावी मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे बहुत सारे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले चुनावी घोषणा पत्र आज प्रस्तुत कर दिया। उसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है, कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है। और ये चुनाव जो लड़ाई है वो अब इंडिया बनाम एनडीए की पूरी तरह देश में एक नज़र आ रही है। एनडीए या प्रधानमंत्री लगातार इंडिया गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस पर लगातार हमला कर रहे हैं। आज बिहार में थे वो प्रधानमंत्री। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जो आया है, न्याय पत्र उसे नाम दिया गया है। 5 न्याय हैं और 25 गारंटी हैं। दरअसल जो गारंटी शब्द है वो कांग्रेस के ही घोषणा पत्रों में पहले नजर आता था, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने इसे झटक लिया और कह दिया ये मोदी की गारंटी है। ये शब्द इतना चल पड़ा कि अब गांव गली तक मोदी की गारंटी चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं न्याय पत्र वर्सेस मोदी का संकल्प। और घोषणा पत्रों की बात में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण यह है कि क्या क्या मुद्दे उठे हैं, ये बताना महत्वपूर्ण है। जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया आज, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम संकल्प पूरा करते हैं, हम घोषणाएं नहीं करते। हम ये ट्रेलर है, 10 साल केवल ट्रेलर दिखाया है हमने, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। इतना कह के प्रधानमंत्री ने हमला किया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की अगर घोषणा पत्र की बात करें तो उसमें किसान, नौजवान, पत्रकार, न्याय सुधार, संसदीय सुधार, बहुत सारी बातों का जिक्र करते हुए जो फोकस किया गया है उसमें महिलाओं पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपया साल में देने की बात कही गई है। कांग्रेस ने कहा कि अगर वो सत्ता में आती है तो एमएसपी को कानूनी दर्जा देगी, 50% महिलाओं के लिए आरक्षण करेगी और रिजर्वेशन सीमा को बढ़ाएगी, जातिगत जनगणना कराएंगे, जुडिशरी में भी दलित, शोषित और ओबीसी वर्ग के लोगों को ले जाएंगे, कर्ज माफी आयोग बनेगा, रोजगार गारंटी की बात कही है। तो दूसरी तरफ राजस्थान के चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 5 स्टार होटल की तरह ये हमारा अभी 10 साल का स्टार्टर है, थाली परोसना अभी बाकी है दोस्त। मंथन में आज बड़ा सवाल यही कि जिस तरीके से दोनों गठबंधन और दल जनता के लिए चुनावी पुलाव पका रहे हैं, तो क्या 25 गारंटी और 5 न्याय बनाम प्रधानमंत्री की थाली के बीच क्या जनता किसे चुनेगी या जनता उलझ जाएगी, समझ पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं मंथन में आज। सबसे बड़ा सवाल यही। चुनावी मंथन में आज कांग्रेस की 5 न्याय और 25 गारंटी की बात करने से पहले हम आपको सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेताओं ने घोषणा पत्र, न्याय पत्र प्रस्तुत करते हुए जनता के सामने क्या कहा है, वो सुन लीजिए। जो चिदम्बरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए, नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी
ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी चौड़ी थी। घोषणा पत्र जो कमेटी है उसके चेयरपर्सन पी चिदम्बरम, पूर्व वित्त मंत्री, उन्होंने घोषणाओं को, न्याय पत्र को प्रस्तुत किया। उसके बाद तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव 95% 5% लोगों के बीच में है। 95 वो जो शोषित पीड़ित लोग हैं, सामान्य लोग हैं, और 5% वो जो नरेंद्र मोदी के बेनिफिशरी हैं, जिनको बेनिफिट नरेंद्र मोदी पहुंचाते हैं, 5% वो हैं। देश की जनता ये तय करेगी। घोषणा पत्र कांग्रेस का जो आया मैनिफेस्टो, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कुछ अपने अंदाज में रिएक्ट किया है। चूरू में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, प्रधानमंत्री को सुनिए। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मुख्य विपक्षी दल और भारत की राजनीति की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाने वाली, जो ओल्ड से ओल्डेस्ट होते हुए ऑब्लिवियन की तरफ बढ़ रही है, जिसे सामान्य हिंदी में कहें सबसे पुरानी धुरानी पार्टी, 139 साल पुरानी पार्टी ने, जिसे स्वतंत्रता के बाद लगभग 60 साल, 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला और 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे।
तो कुल मिलाकर न्याय पत्र 2024 के बारे में विपक्ष का रिएक्शन। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम संकल्प पूरा करते हैं, दूसरे दल घोषणाएं करते हैं, लेकिन जो न्याय पत्र है, घोषणा पत्र है, उसमें किसान, युवा, नौजवान, बुजुर्ग, कारोबारी, पत्रकार, सभी के लिए काम, सभी के लिए उत्थान की बात की गई है। शायद मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्र में पत्रकारिता और पत्रकारों को लेकर भी कोई बात आज तक मैंने शायद ही सुनी हो। कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने 8 बिंदुओं पर यह बात कही है कि भाई वो मीडिया को वो लोकतांत्रिक तरीके से दबाव मुक्त बनाएंगे, बहुत सारी और चीज़ें करेंगे। ये सब बातें कही हैं, बहुत अच्छी बातें कही हैं, ताकि एक सही सूचनाएं जनता तक जाएं, दबाव में लोग ना आएँ। और वो कह रहे हैं कि भाई हम एक पहल करेंगे संसदीय प्रणाली में भी कि विपक्ष को भी पूरा मौका मिलेगा, विपक्ष भी एक दिन प्रधानमंत्री से अपनी बातें रख सकता है, अपने सवाल पूछ सकता है। इस तरह की भी चीज़ें करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो ये दूर की कौड़ी है। सरकार किसकी आती है, इस देश की जनता जनार्दन तय करेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत सारी, सेना के लिए भी बहुत सारी बातें इसमें हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र की जो 10 प्रमुख बातें हैं, उसमें हिस्सेदारी न्याय का मसला है, इसमें अलग अलग वर्ग के लिए हिस्सेदारी की बात कही गई है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की बात की गई है, एसटी ओबीसी के लिए 50% आरक्षण सीमा हटाने की बात भी कही गई है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। और जो तमाम इस तरह के मामले हैं, एससी एसटी के मामले में, उनका भी निपटारा 1 वर्ष के अंदर करने की बात की। किसान न्याय के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि किसान अपने घोषणा पत्र में कई वादे इसमें किए हैं किसानों के लिए। इसके तहत एमएसपी को कानून की गारंटी, कर्ज माफ़ी के लिए स्थायी आयोग का गठन, फसल नुकसान के 30 दिन के अंदर बीमा भुगतान गारंटी, किसानों को लाभ पहुंचाने वाली आयात निर्यात नीति और कृषि इनपुट पर कोई भी जीएसटी नहीं लेने की गारंटी जैसे मुद्दे हैं। बहुत सारी 10 गारंटियां हैं, 10 बिंदु हैं, 25 गारंटियां हैं और 5 न्याय के रूप में ये जो न्याय पत्र है कांग्रेस पार्टी का, जनता के सामने है। श्रमिकों के लिए बात भी है, नौजवानों के लिए बात भी है। तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई उन्होंने सारी चीज़ें पूरी कर दी हैं। हमारे साथ एक मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। श्याम बेताल जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, संपादक, मध्य भारत के राजनीति को और बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले श्याम बेताल जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बिहार से चंदन मिश्रा साहब, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। संजय श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं। राघवेंद्र सिंह राजू, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। विकास श्रीवास्तव से इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। विकास जी, आपका जो न्याय पत्र है आपकी पार्टी का, वो आज प्रस्तुत कर दिया गया है, जनता के सामने है। इस पर रिएक्शन भी आ गए हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई वो संकल्प पत्र, उनकी पार्टी संकल्प पत्र लाती है, घोषणा पत्र नहीं लाती। 2019 के संकल्प कोविड के बाद भी, बावजूद भी वो पूरा कर चुके हैं। ये वो लगातार इस बात को आज कई जगह वो कहते रहे कि ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। विकास जी, देखिए, संकल्प पत्र के नाम पर 10 वर्ष पूरा बीत चुके हैं और ये देश की मीडिया और ये देश का 140 करोड़ जनमानस जानता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने और मोदी सरकार ने कितने संकल्पों को पूरा किया है। कांग्रेस पार्टी का जो ये मैनिफेस्टो है, ये जनता ने बनाया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने केवल इसको लिपिबद्ध किया है, कलमबद्ध किया है, प्रिंट किया है। पर एक एक विषय जो है जमीनी स्तर पर उतरकर गांव, खेत, खलिहान, आपने देखा होगा आदरणीय राहुल गांधी जी ने कारपेंटर के साथ भी
कुली के साथ भी, गाड़ी बनाने वाले लोगों के साथ, श्रमिकों के साथ, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों के साथ, मिड डे मील की काम करने वाले लोगों के साथ, बेसिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, किसी भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा, अधिवक्ताओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, यहां तक कि बच्चों के साथ, और सबसे ज्यादा आपने देखा नौजवानों के साथ बैठ करके कांग्रेस पार्टी ने जनता के, ट्रक ड्राइवर्स के साथ, कोई ऐसा क्षेत्र या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छूटा जिसका भारत के विकास में, हिंदुस्तान की जीडीपी में उसका अहम रोल ना। इसलिए ये जो सामने मैनिफेस्टो आया है, ये कोई राजनैतिक संकल्प लेकर इस देश को 15 लाख खाते में आएंगे, 2 गुनी किसानों की आय होगी, हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और बड़े बड़े जो झूठ फरेब के दावे पिछले 10 वर्षों से इस देश के 140 करोड़ महान जनमानस के बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। और हर संडे दर संडे अपने मन की घंटों जो लोगों ने अपनी मन में जितना भी कुत्सित विचार, जितना धर्म जाति के नाम पर समाज में विघटन बंटवारा करने का जो भी षड्यंत्र था, हर संडे आपने देखा कि कोई अवसर नहीं ढूंढा, मंचों से लेकर के टीवी चैनलों से लेकर देश की पूरी मीडिया का एक अहम टाइम जो होता था, जो एक एक मिनट तो बहुत ही कीमती होता है, चाहे वो चैनलों का रहा हो, चाहे वो देश की महान संसद का रहा हो, जहां पर बैठकर लोकतंत्र का जो मंदिर है वहां तक झूठ, फरेब, जुमला से ये त्रस्त हो चुका है 140 करोड़ जनमानस। और केवल कान पकाऊ झूठ ही नहीं था, भारत के संविधान और इस देश के लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाला और बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया इस पूरे 10 वर्षों में। इसलिए हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, हर एक भारत के नागरिक की भावनाओं को, जो एक खूबसूरती है भारत की अनेकता में एकता, उसको एक सूत्र में पिरोता हुआ ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के बीच में आज प्रस्तुत किया है। और एक जनता से ही उठी आवाज तय किया गया एक संकल्प है, जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने और एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसका संकल्प ले लिया है कि इन विचारों को, ये 5 न्याय और 25 गारंटी, हर न्याय के साथ 5 प्रमुख तौर पे, और उसका अगर विस्तृत अध्ययन किया जाए तो करीब 46 पन्नों का है, और जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग छूटा नहीं है। ठीक है। और निचले स्तर की मूलभूत, उसमें कोई भी बात, वादा या हवाई नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था और जो इसकी संचालन की जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है विकास जी, ठीक है विकास जी, बहुत सारी बातें आपने रखी, बहुत सारी बातें आपके नेताओं ने भी मैनिफेस्टो के जरिए रखी। कुंवर जपेंद्र भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंवर साहब उंगली उठा चुके हैं, आपके मैनिफेस्टो पर भी उंगली उठा चुके हैं, हमारी स्क्रीन में भी ऐसे उंगली उठाए हुए हैं, तो इसका मतलब वो कुछ उनके अंदर बारूद है, कहने वाले हैं कुछ। बोलिए कुंवर साहब, क्या कह रहे हैं? हमें इसलिए उंगली उठानी पड़ी कि अभी हम कल ही देख रहे थे कि इनके नेता संजय निरुपम जी क्या कह रहे थे। वो जिन 4 पावर पॉइंट्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे पूरे देश आज में, मैनिफेस्टो पर चर्चा करिए। 5 गारंटी, इनकी 25 गारंटी और 5 बिंदु पर चर्चा करिए। पावर पॉइंट तो आप बोल दीजिएगा, बोलिए। पावर पॉइंट्स तो वो मैनिफेस्टो में बताया ही नहीं। भाई आप असलियत भी तो बताइए ना देश की जनता को। आपके नेता खुद देश की जनता को असलियत बता रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बताते? आप क्यों उन्हें भ्रमित करने का प्रयास करते हैं? 60 वर्षों तक देश की जनता ने आपको मौका दिया
उस 60 वर्षों में आपने क्या किया? और उस 60 वर्षों में स्थिति ये हो गई कि आज आपके नेता खुद आपको बेनकाब कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का सत्य है। आज अगर भारतवर्ष अगर कहीं किसी गारंटी के ऊपर भरोसा करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की गारंटी के ऊपर भरोसा करता है, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की गारंटी के ऊपर भरोसा करता है। आज देश के अंदर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन का युग है। राजनीतिक तौर से परिवर्तनों को लेकर इस देश की जनता ने जो कदम उठाए हैं वो सबके सामने है और इसमें कोई संशय नहीं है कि आज देश के अंदर अगर चर्चा है तो ये है 370 के पार कितने, और अगर 400 पार जाएंगे तो कितने। आज देश का सत्य ये है, क्योंकि आज इस देश की जनता जाग चुकी है। भारतवर्ष की जनता को अपने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का भान हो चुका है और निश्चित तौर पर वो अपने अधिकारों का सम्मान करने वाली, विकास के पथ पर देश को आगे ले जाने के लिए, विकासशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने की दिशा में जो भारतीय जनता पार्टी के कदम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े हैं, आज उस पर भारतवासी ही नहीं संपूर्ण विश्व उस पर भरोसा कर रहा है और संपूर्ण विश्व आज उस पर टकटकी लगाए हुए देख रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। एक छोटा सा रिएक्शन विकास जी 20 सेकंड का, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। अनम्यूट कर लीजिए, 20 सेकंड केवल अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट सर, आ रही मेरी आवाज? हाँ बोलिए विकास जी, बोलिए। देखिए पूरी दुनिया को पता है और इस 10 वर्ष में पावर सेंटर, जो 5 पावर सेंटर गिना रहे थे भाई साहब भाजपा के हमारे साथी राजू जी, हम नहीं गिना रहे थे, आप ही के नेता गिनाते हैं, रोज गिना रहे हैं मीडिया में, पूरा देश देख रहा है। आप अपनी बात कह चुके हो तो मैं अपनी बात रख पाऊं? लोकतंत्र में सबको अपनी बात रख, विपक्ष को बोलने का तो राइट कम से कम दे ही दीजिए, चैनल पे दे दीजिए, संसद में नहीं देते, वहां माइक ऑफ हो जाता है। अडानी, हम इसके बाद जिसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने साफ साफ किया कि इस देश के अंदर वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एक पावर सेंटर मैनेज्ड रिपोर्ट थी, उसका भी खुलासा हो गया। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने तो दीजिए। मैंने सुना ना, आपने संजय निरुपम को अपना भाजपा में ही आपके साथ आएंगे, मिल लीजिएगा, वो भी आपसे अच्छा बोल लेते हैं। बोलिए। अडानी, इसके बाद पैगासस, जिसके लिए संसद में हंगामा हो चुका, एक पावर सेंटर। तीसरा नरेंद्र मोदी जी स्वयं हैं, जिन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक को तबादला कर दिया। अभी आपने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को आक्रमणता, नाकामी की वजह से वहां से राजनीतिक अनुशासन। तीसरा पावर सेंटर। कुंवर जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। कुंवर जपेंद्र, वो कुंवर जपेंद्र बोलने दीजिए, तो डिबेट नहीं हो पाएगी, बोलने दीजिए उनको ना। नहीं है, आपको पता आप है। इतना कोरा झूठ बोलेंगे तो कैसे काम चले? अरे भाई समय मिलेगा ना। अब उसको ये कह रहे हैं आपने उनको संट कर दिया, आप करो अनुशासन, वो आपकी पार्टी लाइन अनुशासन हो सकती है, लेकिन विपक्ष की नजर में तो संट ही किए गए ना। आप बोलने दीजिए, फिर आप कहिएगा अपनी बात। माफी से टोक रहे हैं क्योंकि विपक्ष इस तरह की राजनीति का आदी था और देश को। अरे तो आप सुनिए ना, आप भी विपक्ष में थे तो वो सुनते रहे ना, आपको सुनते रहे, आप भी उनको सुनिए। बोलिए, विपक्ष को बोलने दीजिए भाई, बोलिए। आपने 30 सेकंड दिया, बहुत ही कीमती समय। मैंने कहा ना, मीडिया का एक एक सेकंड कीमती है और बाकायदा इसके लिए मीडिया चैनल्स को बहुत ही बड़ा पैसा मोदी सरकार को देना पड़ता है कि हमारा चैनल वो विजुअल रहे। अगर वो फीस नहीं जमा होती है तो अंतरिक्ष से ही वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और सरकार का उसमें बहुत रोल होता है चैनलों को चलाने में। आप जिस तरीके से 30 सेकंड को आप 3 मिनट 4 मिनट खा लिया, ये आपने इस देश की करोड़ों लोगों की जनता के पैसे का डिस्ट्रॉय किया। आपने इसको गंभीरता को आप महसूस कीजिए कि एक मिनट कितना कीमती है। बोलिए। मीडिया के लिए आप लोगों ने बातें कही, जब सरकार में आ जाइएगा तो देख लेंगे हम। बोलिए विकास जी, बोलिए प्लीज। नहीं, तीन सेंटर मैंने बताया और चौथा सेंटर आप भारतीय जनता पार्टी को जान ही रहे हैं, जिसके अमित शाह मेन है और मोदी जी को आगे करके इस देश में नफरत विघटन बंटवारे का एजेंडा चलता है। और सबसे बड़ा सेंटर है आरएसएस। अब इसमें बीजेपी का वर्कर और बीजेपी के नेता पहले वो तय करें कि उनकी राजनीति कौन तय करेगा। 110
चुने हुए सांसदों को उनकी आक्रामकता, नकारात्मकता की वजह से उनको बीजेपी ने देखा कि वो लोकतंत्र, राहुल गांधी में विश्वास जता रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित थे, वो 110 टिकट काट दिए गए। एक चीफ मिनिस्टर बदल दिया गया, 2 चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया जो कांग्रेस के साथ खड़े हुए थे, इंडिया गठबंधन पे खड़े थे। ये 5 पावर सेंटर का मिलकर ये काम है। और सबसे बड़ी पावर सेंटर तो इनकी ईडी सीबीआई है, जिसका तो ये नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप कांग्रेस के ठीक है विकास जी, और नेताओं में विभाजन कर रहे हैं। वो भी उन लोगों ने किया जिनको 6 वर्ष के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया, उनको लेकर आप। ठीक है विकास जी, बात आ गई, प्लीज बात आ गई। चूंकि समय पूरा हो गया आपका, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से लौटूंगा तो बाकी जो मेहमान हैं हमारे साथ, श्याम बेताल साहब और चंदन मिश्रा साहब, हम पूछेंगे कि ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, न्याय पत्र है, इस पर वो इस देश के चुनिंदा पत्रकार क्या राय रखते हैं। क्योंकि पत्रकारों के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने 8 बिंदु रखे हैं, मीडिया और पत्रकारों के लिए, कि उनकी अधिकारों की, हक हुकूक की, रोजगार की कैसे रक्षा की जाएगी अगर उनकी सरकार आई। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है। ब्रेक से लौट आए हैं, रुख करेंगे सीधे श्याम बेताल साहब का, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ संपादक, पत्रकार। श्याम बेताल जी, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ गया है। नौकरियों के बारे में भी उन्होंने कहा कि 30 लाख नई सरकारी नौकरियां वो युवाओं को देंगे, 1 साल के अप्रेंटिसशिप पर हर महीने वो पैसा देंगे, पेपर लीक के खिलाफ कानून लाने की बात कही है, बेहतर कार्य परिस्थितियों के लिए बात कही है, बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड भी लाने की बात की है, नारी न्याय, महिला वोटरों पर फोकस करने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही। इस पूरे जो घोषणा पत्र है, न्याय पत्र है, गारंटी है, इस पर क्या राय रखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस का ये न्याय पत्र जो है, ये पूरा का पूरा बहुत ही ज्यादा लुभावना है, कानों को अच्छा लगने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस सत्ता में आ रही है, या कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो सत्ता में आ रहा है। इन न्याय पत्र में जो घोषणाएं इन्होंने की हैं, उसके आधार पर मुझे तो नहीं लगता है कि ये इंडिया गठबंधन आ सकता है। उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। पत्रकारों को लुभाने के लिए बहुत सारी इन्होंने घोषणाएं की हैं। तो क्या लगता है कि पत्रकार सब कुछ छोड़ करके इनके पीछे इनका प्रचार करने लग जाएंगे? कभी नहीं ऐसा हो सकता है। पत्रकार जो होता है वो सच्चा होता है, वो जो सच्चाई है उसको सामने लाएगा। या ऐसा नहीं होता है कि हम पत्रकारों को हम कुछ दे देंगे या उनके लिए कुछ घोषणा कर देंगे तो वो हमारे नहीं। तो इसको क्या आप घूस मानते हैं, रिश्वत मानते हैं? क्योंकि मैंने जो उसको पढ़ा है तो उसमें यह है कि आपके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा, आपकी गर्दन नहीं दबाई जाएगी, अगर आप नमक रोटी की खबर नहीं चला देंगे तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। इस तरह की बातें हैं उसमें। रुपया पैसा की बात तो मुझे नहीं लग रहा उसमें कहीं है। लेकिन ये पत्रकारों को अच्छी लगेंगी, आज अच्छी लगेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पत्रकार लोग इस घोषणा से प्रभावित होंगे। नहीं, पत्रकार तो वैसे भी घोषणाओं से प्रभावित नहीं होते हैं, उनको तो अपनी नौकरी प्यारी होती है। उनका जो मालिक जिस घोषणा से प्रभावित हो जाता है बस उसी से प्रभावित हो जाते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है जी। आपकी नौकरी नहीं जाएगी। हाँ, तो ऐसा तो संभव नहीं है। पत्रकार जो होता है वो तो अब किसी संस्थान से जुड़ा हुआ है, तो वो संस्थान का जो मालिक होता है, हाँ, नीति रीति वहीं की होगी, वो उन्हीं की पॉलिसी चलेगी। आप कैसे इस तरह की घोषणाएं करेंगे? ये घोषणाएं पब्लिक को लेकर, श्याम बेताल जी, पब्लिक को लेकर, जनता को लेकर, जैसे उन्होंने कहा एक महिला को वो 1 लाख रुपए देंगे, केंद्र सरकार की नौकरियों में 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही, बड़ी बात है ये। आशा, आंगनबाड़ी, तमाम जो महिलाएं हैं इनका
जो मानदेय है वो 2 गुना करने की बात कही है, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की, जो आपने कहा ना कि वास्तव में बड़ा लोक लुभावन टाइप का है इनका। और दूसरी चीज, जैसे 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा अभी है तो उसको 25 लाख कर रहे हैं। तो ये सब चीजें लुभावनी लगती हैं और ऐसा लगता है कि ये मतलब सच्चाई से परे है, सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए अभी किया जा रहा है। ऐसी घोषणाओं के पीछे मुझे नहीं लगता है कि भारत की जनता जाएगी। ठीक बात है, ठीक बात है। चंदन मिश्रा साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात श्याम बेताल साहब ने कही, उसको इस तरह कह सकते हैं, श्याम बेताल साहब कह रहे हैं कि भाई ठीक है, घोषणाएं बड़ी लोक लुभावनी है, लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं क्या इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा क्या, ये बड़ा सवाल है। मोदी जी भी बात कह रहे हैं कि भाई मोदी की गारंटी पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, दूसरों की गारंटी पर विश्वास नहीं करते। भूपेंद्र जी, मैं श्याम बेताल सर की बात से मैं सहमत हूँ 100%। 2-3 बातें मैं कह दूं कि ये जो चुनावी घोषणा पत्र हैं, ये आश्वासनों का पुलिंदा होता है। राजनीतिक दलों का आश्वासनों के लिए आश्वासन का पुलिंदा है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। आप पिछले 60 सालों से कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आप गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हट गई, आज भी 80 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे। हम कह रहे हैं कि जब आप पुरानी बातों को ही याद करें इनकी, 80 करोड़ तो सर, कोई भी 80 करोड़ राजनीतिक जिनको राशन बांट रहे हैं मोदी जी, 80 करोड़ उनको राशन मोदी जी ही बांट रहे हैं, उनका पेट भर रहे हैं वो। हाँ हाँ, उनका पेट भर रहे हैं अभी भी, वो भी गरीबी नहीं हटा पाए अभी तक। इंदिरा जी हटाने चली थी गरीबी हटाओ, मोदी जी तक नहीं हटा पाए अभी। 80% 80 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं इस देश में। तो ये नारा तो जुमला ही है, गरीबी हटाओ। वही कह रहा हूँ कि ये जो राजनीतिक दलों का चुनाव के वक्त में घोषणा पत्र होता है, उसे संकल्प पत्र कहें, न्याय पत्र कहें, कोई भी पत्र नाम दे दे, आम जनता इसे प्रभावित करते ही नहीं। बस एक ही मसला है कि भाई आप जनता के लिए क्या कर पाते हैं, क्या किया है, यही जनता देखती है। समझिए, आज मोदी जी को कहा जा रहा है ना कि भाई आपने 15 लाख रुपये खाते में डालने की बात कही थी। लोग बार बार सवाल करते हैं, विपक्ष तो हर दिन हर घंटे ही सवाल खड़ा करता है। शायद ये घोषणा पत्र में तो कहीं बात नहीं थी, जहां तक हमें याद है। मोदी जी ने कहीं कहा था कि इतने पैसे काले धन है, आ जाएंगे तो 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में पहुंच जाएंगे। काला धन आया नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने अपना घोषणा पत्र पूरा कर दिया, जो 19 में संकल्प लिया था वो पूरा कर दिया। अभी मोदी जी ने आज ही कहा है चूरू की जनसभा में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर रिएक्ट करते हुए। अब देश की जनता 140 करोड़ में अगर हम 10 करोड़ जनता ही बैठ के घोषणा पत्र का मिलान कर ले, ऐसा कहीं कोई संभव है कि भाई देखे हमने उनके 2019 में इन्होंने क्या कहा था, 2024 में क्या क्या हुआ? ऐसा वो होता नहीं है। व्यवहारिक बातें, आप घोषणा पत्र जितना लच्छेदार भाषा बना लें, जितनी बातें, जितने आश्वासन देना है दे लें, लेकिन जनता सिर्फ वही याद करती है जो उसके लिए किया जाता है। अगर जनता के पास बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा और रोजगार मिल जाए तो जनता इसे याद करेगी 500 साल। और नहीं तो आप किसानों के लिए, ये पत्रकारों के लिए कहा जा रहा है, जैसा कहा ना बता देने कि पत्रकारों के लिए भी आश्वासन, काहे का आश्वासन दे रहे हो आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड पीछे वाला देख लें कि पत्रकारों को कितना परेशान और प्रताड़ित किया गया। ये हाल के 10 वर्षों में पत्रकार जितने परेशान रहे, प्रताड़ित रहे, उतना मुझे लगता है कि कभी परेशान रहे, पहले भी वही स्थिति थी। इसलिए ये सब लच्छेदार बातें किताबों में, टीवी में प्रचार के लिए राजनीतिक दलों के लिए बढ़िया है, जनता को इससे कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। और बस आप बैठे उसका विश्लेषण करते हैं, हम आप जैसे पत्रकार का विश्लेषण करेंगे, राजनीतिक दल अपना प्रशस्ति गान गाएंगे कि हमारी कमें उससे सफेद ज्यादा है, इससे ज्यादा इसका कोई असर नहीं है। सच्चाई यही है कि पिछले आजादी के बाद से अब तक के जितने पत्र इन्होंने घोषणा पत्र जारी किए हैं, उनको सिर्फ सामने रख के जनता देख ले तो पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। ठीक बात है। मेरा मानना है कि इन बातों पर जनता भरोसा भी नहीं करती है और जनता को विश्वास भी नहीं होता है किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र हो, संकल्प पत्र हो, न्याय पत्र हो, ये जो काम सरकार बन के कोई राजनीतिक दल करता है, बस जनता उसे याद। ठीक बात है, ठीक बात है। राघवेंद्र राजू, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बात को कहा कि भाई, श्याम बेताल साहब ने कहा कि भाई अभी इस बात पर उनको संदेह है कि इंडिया गठबंधन सरकार में आएगा,
तो इस वजह से जो भरोसे का लेवल जनता का है, जनता में भरोसा हो जाएगा हाँ इंडिया गठबंधन आ रहा, तो इस घोषणा पत्र का असर पड़ेगा तेजी से और झरझरा के वोट गिर जाएगा। लेकिन अभी जनता में भरोसा नहीं है, लोग कह रहे हैं भाई विपक्ष सत्ता में नहीं आ सकता, ऐसा श्याम बेताल साहब का एक परसेप्शन है। तो ऐसे में क्या है, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कितना कारगर होगा? और जो कांग्रेस ने एक लंबी लाइन खींच दी घोषणाओं के मामले में, क्या बीजेपी का जो संकल्प पत्र है जिसकी बात कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं कि भाई ये तो ट्रेलर था 10 साल में, पिक्चर अभी बाकी है, उन्होंने आज कहा है। और वो कह रहे हैं कि इसे 5 स्टार स्टार्टअप था हमारा, ये जो घोषणा पत्र 5 स्टार स्टार्टअप की तरह है जिसको हमने पूरा किया, अभी तो हम बहुत धुआंधार काम करने वाले हैं। राघवेंद्र राजू। दुर्गेन जी, आपने देखा हो कि घोषणाएं और घोषणा पत्र अक्सर मजाक बन जाते हैं। मजबूरी ये होती है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र, इनके सहयोगियों का घोषणा पत्र क्या रहेगा। इसी तरीके से भाजपा का जो घोषणा पत्र होगा और उनके साथ जो उनके सहयोगी दल हैं, उनके विचार कैसे उसमें सम्मिलित होंगे संकल्प पत्र में। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बात तो नीतीश कुमार जी ने जिन मुद्दे को शुरू में उठाया कि हम कांग्रेस ने भी वो बात कही कि राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना कराएंगे और जातियों में जो उपभ्रंश हैं उन स्थितियों का पता लगाएंगे। और उन्होंने कच्चा भारत तक मुफ्त शिक्षा की बात की है। और जहां तक जो उन्होंने किसानों के कर्ज माफी के आयोग की बात की, तो किसान आयोग की सीधी सीधी बात उन्होंने नहीं की, टर्निंग ले ली यहाँ पर। और जहां एमएसपी की बात थी किसानों की, जिसको लेकर के इतने लंबे समय तक आपने देखा पूरे किसान 3-3 बिल बने, उन पर किस तरीके से रिएक्शन था कांग्रेस का, उन सब चीजों पर, बिंदुओं पर। और जो आज के समय में सबसे बड़ी चीज थी भ्रष्टाचार, महंगाई, और उन्होंने रोजगार की बात की है कि भाई हम ठीक है 30 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, लेकिन एक बात यह भी कही कि सेना में जो अग्निपथ योजना है इसको हम बंद करेंगे। और ये भी ये लग रहा है कि उनको लगा कि राफेल भ्रष्टाचार की हम जांच कराएंगे। और जो आज सबसे बड़ी चर्चित चीज है दुर्गेंद्र जी, कि उन्होंने कहा है कि हिरासत में मौत नहीं होगी। और लगता है योगी बाबा से डर गए, इसलिए उन्होंने साफ साफ लिखा कि बुलडोजर का जो न्याय वाला मामला वो समाप्त होगा। ठीक है, श्रमिक समर्थन मूल का उन्होंने तमाम बातें कही। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जैसे एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, भाई सीबीआई है, ईडी ऐसा है, कहते हैं राघवेंद्र जी, ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा सैद्धांतिक बात है। कितनी होते हैं आपको ही पता, हमें ही पता है, और हर सरकार में यही स्थिति। बोलिए जी, आप ये भी माने कि कांग्रेस ने भी अपने समय में सीबीआई और मैं कहाँ कह रहा हूं, मैंने बाइफरकेट तो नहीं किया। बोलिए। लेकिन ये भी सच है कि अब उन्होंने कहा कि भाई 33% महिलाओं को विधानसभा 2025 में हम जो है आरक्षण देंगे, तो ये ठीक है। और एक बात बहुत बड़ी उन्होंने जो रखी, और वही सबसे ज्यादा इस समय दिख रही है, कि जो कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का जो आज अवसरवादिता की राजनीति है, उन्होंने कहा कि सदस्यता सुधा समाप्त हो जाएगी। ये एक अच्छा, मैं समझता हूं एक अच्छा पॉइंट है। भाई जब आपकी किसी पार्टी या किसी संगठन से निष्ठा नहीं है तो आपकी प्रतिष्ठा किस बात की? कहा कि आप विधायक किससे बनते हो? सवेरे आप ये है, सवेरे निष्ठा ये है, सवेरे सपा में हो, शाम को बसपा में हो, फिर कांग्रेस में हो, फिर भाजपा में हो। ये तो निश्चित तौर पर है कि दलीय जो है, जो दलदल में फंस जाते हैं। और इस तरीके की जो भारत के लोग, तो क्या आप मानते हैं कि जो तोड़फोड़, सरकारें गिराने का जो काम चलता है, अगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में आ गई और ये जो जिसकी वो बात करें निकल जाएगा, तो क्या इस पर रोक लगेगी राघवेंद्र जी? ये निश्चित तौर पर है, इसको सारी पार्टियों को संज्ञान लेना चाहिए। ये लोकतंत्र में है। अगर आप जिस पार्टी में हो, ठीक है भाई, आपको उस पार्टी ने इतना सम्मान दिया, ये दिया, आप एक जगह स्थिर तो रहो। लेकिन जब कुर्सी पाने की आपकी जुगाड़ है, आज आप कुर्सी पालोगे, कल सरकार बदलेंगी तो आप वहां चले जाओगे। यही स्थिति आप बसपा में आपने देखा होगा कि नारे बदलते रहे, जगह बहुत सारे लोग अब तो हर दल में, हर जगह हैं जहां जिसको जैसे तोड़ा फोड़ा जा रहा। कुंवर जपेंद्र कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए, फिर मैं विकास जी के पास जाऊंगा। बोलिए। मामला है इसमें। इसके बाद जो दुर्गेंद्र जी मैं बात बता रहा था आपको, समाप्त करिए राघवेंद्र जी जल्दी से जी। लोकतंत्र में जो चौथे स्तंभ की आपने बात कही दुर्गेंद्र जी, ये निश्चित तौर पर है कि पत्रकार निष्पक्ष है, लेकिन लोकतंत्र में चौथे स्तंभ में भले ही हम किसी मीडिया और हक की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप जो जानते हैं कि अंकुश बहुत है। बहुत सारी चीजें जो होती हैं, मीडिया को आप मानते हैं कि नीचे से ऊपर तक इतना दबाव होता है कि आज तमाम जो लोग पत्रकारिता में अच्छे पदों पर थे, आज उनको डिजिटल मीडिया या अपने प्लेटफॉर्म बनाना। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, बात आ गई पूरी। बहुत सारी बातें आपने रखी।
कुंवर जपेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए कुंवर जपेंद्र जल्दी से। मिश्रा जी ने एक बहुत अच्छी बात करी कि आप वो घोषणा पत्र तो कैसे भी बना लीजिए, लेकिन जो काम करेगा जनता उसे सराहेगी और उसके पीछे चलेगी। अगर हम पिछले 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, कनेक्टिविटी को देख लें, आप दिल्ली से लखनऊ, आगरा, कानपुर और आगे का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर थोड़ी सी नजर मारें, इसी तरह दिल्ली के चारों ओर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चारों ओर अगर हम 1000 किलोमीटर के सफर पे अगर हम निकलते हैं, और किसी भी देश के विकास का आधार उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी कनेक्टिविटी को आंका जाता है। तो निश्चित तौर पर जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करा है, और उसे लोगों ने सराहा है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि ये पिछले 10 साल के काम तो हमारे सिर्फ ट्रेलर थे, अब काम असली आगे होने हैं। तो इससे हम मंशा समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा निश्चित तौर पर अपने देश और देशवासियों के लिए निरंतर काम करते रहने की है, इस देश को आगे ले जाने की है। और ये इस देश का सौभाग्य है कि आज हमें ऐसा नेतृत्व मिला, और देश की जनता, भारतवर्ष की जनता, प्रत्येक भारतवासी आज उन पे भरोसा करता है, उनकी जुबान पे भरोसा करना है। ठीक बात है विकास जी। दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक तो कुंवर जपेंद्र ने कहा कि भाई दिल्ली से चारों तरफ जाइए तो आपको बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। किसी देश का विकास का एक बड़ा पैमाना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अच्छी सड़कें, उद्योग तभी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं। दूसरी बात जो हमारे दोनों पत्रकारों ने सवाल उठाया कि भाई ये भरोसा तो हो कि आप आ रहे हो, तब तो हम घोषणा पत्र में जनता भरोसा करे। और मिश्रा जी ने कहा कि भाई कमोबेश दोनों की स्थिति यही रहती है, घोषणाएं सब चलती रहती हैं। अगर सबका बीजेपी का ही पुराना निकाल कर देख लो तो मिला नहीं पाओगे, कहाँ गया। और 60 साल से आप लोग भी घोषणा पत्र ही बना रहे हैं। विकास जी देखिए, करीब 200 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, और 200 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का क्षेत्रीय दलों से कोई संघर्ष नहीं। तो बचा केवल 100 सीटें ऐसी हैं, 153 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का दूर दूर तक नाम नहीं है, और हम भी उसमें कमजोर हैं। तो सारा खेल 200 सीटों पर है। और मोदी जी बोल रहे हैं 414 ऐसे कुछ सीटों पे लड़ रहे हैं और 400 पार बता रहे हैं। ये तो राजनीतिक और मीडिया के लोगों के सामने से तो नहीं आप बोल सकते हैं। आंकड़ों की राजनीति घोषणा पत्र पे चर्चा हो रही है कि सीटों पे चर्चा हो रही है? नहीं, इसके लिए अगर चर्चा हो तो अलग से होनी चाहिए और सारे पत्रकार ही बैठे। हाँ बोलिए विकास जी, बोलिए कंप्लीट करिए विकास जी। तो ये विषय जो है कि हम सरकार में आ रहे हैं, ये तो प्रूफ हो चुका है। क्योंकि अगर इस मुद्दे पे होगा कि मोदी जी ने जो गारंटी ली थी उसको पूरी किया, तो 10 साल जो व्यक्ति रहता है पहले उसको अपनी 10 साल की कौन कौन सी गारंटी पूरी किया है ये बताना होगा। ना आपने रोजगार की गारंटी पूरी की, ना बुलेट ट्रेन की गारंटी पूरी की, ना स्मार्ट सिटी की गारंटी पूरी की। रहा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर, 2014 तक जो जो चीजें थी उनका व्यापारीकरण हुआ है। अगर हमने कुछ बनाया नहीं होता तो मोदी जी बेच क्या रहे थे। आर्थिक भ्रष्टाचार के सारे मामले सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े हैं। नारी हिंसा का, बिल्किस बानो का मामला सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। चंदा से लेकर के जितने भी मामले संसद में राहुल जी ने उठाए सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा। कोरोना काल इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह निस्तेनाबूद कर देगा, ये राहुल जी ने कहा था, पर ये सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हुआ। जिस व्यक्ति जो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी थे उनको चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अगर अच्छा काम किया होता कोरोना के मामले में, अगर उनकी गुड गवर्नेंस होती तो सामने होते। अगर उन्होंने एम्स बनाए हैं तो उसके लिए उनको सामने रखकर चुनाव लड़ाई होती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव किस पे लड़ रही है? नफरत विघटन के एजेंडे पर, भारत और पाकिस्तान के नाम पर। तो इसका मतलब कि आपके घोषणा पत्र पर लोग विश्वास कर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी वहां तक नहीं कर पा रही, ये कहना चाह रहे हैं आप? बस आपका संविधान जला के फेंक देंगे। दलितों और गरीबों, अति पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने। ठीक है विकास जी माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, अब मेरे पास वक्त नहीं। बहुत शुक्रिया विकास जी, कुंवर जपेंद्र बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र सिंह राजू, चंदन मिश्रा साहब, श्याम बेताल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
शायद हमारे पास वक्त इतना ही है, अब आगे इस चर्चा को नहीं जारी रख सकते। सवाल बड़ा है, लोक लुभावन घोषणाएं राजनीतिक दल करते हैं, कोई न्याय पत्र कहता है, कोई संकल्प पत्र कहता है, कोई गारंटी कहता है, लेकिन क्या जमीन पर, क्या आम आदमी, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, क्या आम आदमी को इन मुद्दों पर क्या राहत मिली है या क्या आगे राहत मिलने की उम्मीद है? मुझे लगता है कि आपको इन बिंदुओं को रखकर अपना वोट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।